नमस्कार साथियों, आज हम लोगों की तीसरी कक्षा है और हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी की पुस्तक, जिसकी पहले भी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, एक भूमिका से और दूसरी हिंदी भाषा, जाति और साहित्य से। और आज हम लोगों की ये तीसरी कक्षा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी की पुस्तक से। पेज नंबर है 22। तो आइए आज की क्लास हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा है अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, अपभ्रंश और हिंदी। यहाँ से हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास के इतिहास है। इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया, विकास धीरे धीरे होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अखुआ चुका है, लेकिन इस प्रकार का वनस्पति शास्त्रीय या प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में नैरंतर्य या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। उसके नैरंतर्य में अनैरंतर्य या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का यह नैरंतर्य आगे की परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर छनता और बनता है। इस छनने और बनने में पिछले युग की कुछ स्वीकृतियां अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृत अथवा रूपांतरित हो जाती है। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इन मतभेदों की 3 कोटियां हैं। पहला, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल, गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। किस मत के? कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। और समर्थक कौन कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी जी और रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट है 2 नंबर पे लिखा है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्षधर हैं। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है। ये किसने कहा कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। और अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, ये किसने कहा? तो राहुल, गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो एक बार फिर से देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्षधर हैं। अब तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। तो देखिए, रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। क्या कह रहे हैं कि चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। अब हम लोग अगले पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 23। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरी पिचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की। अब इन लेखों को पुस्तकाकार कर दिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति है, वह और कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं, पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में बांट देते हैं। तो देखिए, ये भी ध्यान रखना है कि गुलेरी जी ने अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा है? तो स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटा है। और क्या क्या है? पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश, ये है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है पुरानी अपभ्रंश और दूसरा है परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद के व्याकरण में उल्लिखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थीं। सन 1916 में
हर प्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान ओ दोहा। अब देखें यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि सन 1916 में हर प्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान ओ दोहा भी उनके देखने में नहीं आया था। तो ये जो बौद्ध गान ओ दोहा है ये किसके द्वारा प्रकाशित है? हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा। और इसका समय क्या है? तो 1916 है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे है कि इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। फिर आगे है कि रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। तो देखिए, गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? यहाँ पे देखिए, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृताभास, मतलब कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्राकृताभास मतलब किसे कहते हैं? प्राकृताभास। तो प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी, इसी को कहा जाता है प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास हिंदी। अगला है कि अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर विरोध मिलता है। किसे लेकर के? अपभ्रंश को लेकर। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर विरोध मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय, और समय क्या है? 1050 संवत में पाते हैं। तो दूसरी ओर वे बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। अगला है कि सिद्धों की उद्गीत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सिद्धों की उद्गीत रचनाओं की जो भाषा है वो कैसी है? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कढ़पा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कढ़पा का काल संवत 900 के उपरांत ठहराया है। ठीक है, अब अगला पैरा हम लोग देखेंगे। लिखा है कि राहुल जी काव्यधारा 1945 में लिखते हैं। तो देखिए, जो काव्यधारा है उसका समय क्या है? 1945 है। और ये किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि राहुल जी काव्यधारा जिसका समय 1945 है उसमें लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। क्या कह रहे हैं? कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। ये बात किसने कही है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कही है। और किसमें कही है? काव्यधारा में कही है। और काव्यधारा का समय क्या है? तो 1945 है। तो राहुल जी काव्यधारा में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है सुबंत तिड़ंत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों, मतलब दोनों कौन? पाली और प्राकृत। तो धातु रूप की शैली में दोनों ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नए सुबंतों तिड़ंतों की सृष्टि की। उनकी दृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जात्यात्मक या फिर कहें तो गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। तो इसे ध्यान रखेंगे, अक्सर कर ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोगों ने पेज नंबर 23 पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 24 से। तो देखते हैं पेज नंबर 24 पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्हीं के शब्दों में अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन नहीं कहते? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आगे क्या है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। तो किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर आगे है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक की रचनाओं को आदिकाल के अंतर्गत कौन मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पहला क्या है? जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं। पहला क्या है? जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं। और दूसरा क्या है? मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोकभाषा की रचनाएं। फिर आगे है कि प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र के व्याकरण,
मेरी तुम के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश रासक तथा प्राकृत पेंगलम में उदाहरणित लोक भाषा के छंद। दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है। ठीक है, तो पहली श्रेणी में क्या है ये देख लिया हम लोगों ने, और दूसरी श्रेणी में क्या है तो रासो काव्य की गणना की गई है। फिर आगे है कि लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। आगे है कि लोक भाषा में प्राप्य साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। फिर आगे है कि संदेश रासक की गणना वे परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं। संदेश रासक की गणना वे परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्तिलता के अवहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को, जिसे द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इनमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं। फिर आगे है कि शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं कि सिद्धों की उद्गत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है। सिद्ध कढ़पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी मतलब काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। कुछ चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन अपने बंगला साहित्य के इतिहास में अवहट्ट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धोनाथों का प्रभूत प्रभाव पड़ा है। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते हैं, तो रामविलास शर्मा हैं। आगे है कि वे भाषा वैज्ञानिकों की चिर परिचित अवधारणा को कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, किसने? रामविलास शर्मा ने लिखा है। किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, आद्य, मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नसेनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। आगे देखते हैं कि किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान, नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। फिर से देखिए, किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती रही हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्या कहा जा रहा है कि साहित्यिक भाषा के समानांतर कौन सी भाषाओं की? तो लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती रही हैं। तो देखिए 24 नंबर पेज हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं 25 नंबर पेज पे। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है, तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल, विषमरूप तथा गत्यात्मक होता है और इसीलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होता रहता है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया है वह सही है। वह प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना, आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया। तो देखिए किसे? प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुटलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से ही निर्मित हुई होंगी।
उनकी ध्वनियाँ आसमान से तो टपकी नहीं, वे भी समाज की ही देन हैं। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ये कृत्रिम है तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों, प्रसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक, रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है, न प्राकृत से और न संस्कृत से। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। तो देखिए ये भी पूछा गया था कि अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है, तो ये किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। आगे देखते हैं। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तन मान्यता के आधार पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत और दोहा तो कभी कवित्त सवैया, कभी हरि गीतिका तो कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में ही इतिहास दृष्टि भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में 25 नंबर के पेज पे बिल्कुल लास्ट में क्या कहा गया है कि राहुल संकृत्यायन ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। तो ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर किसने माना है, या फिर ये कथन किसका है? तो राहुल संकृत्यायन का है। अब हम लोग देख लेते हैं पेज नंबर 26 पे। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्ण करता हुआ प्रतीत होता है। छंद उसने लोक से लिया। लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दुहा कहने से अपभ्रंश का। तो ये भी प्रश्न बनता है कि गाहा कहने से किसका बोध होता है और दुहा कहने से किसका बोध होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है और दोहा कहने से अपभ्रंश का होता है। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। तो देखिए अपभ्रंश में किस प्रकार के दोहे मिलते हैं? तो वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहाबंद के अंतर्गत ही माना जाता रहा है। तो सोरठा भी दोहाबंद के अंतर्गत ही माना जाता रहा है, इसे भी ध्यान रखना है। दूसरा छंद बंद है पद्धड़िया या फिर अरिल्य। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि दूसरा छंद बंद है पद्धड़िया या फिर अरिल्य, और ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिन दत्त सूरी ने अरिल्य का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि चतुर्भुज ने किसका किया है प्रयोग? तो पद्धड़िया का किया है, और जिन दत्त सूरी ने किसका किया है? तो अरिल्य का प्रयोग किया। आगे है कि पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। पद्धड़ियों में कितनी पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है? तो 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। जो दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहपा मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत हुआ है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया है, बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है? कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया, बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया। अगर यहाँ पे पूछना होगा, इस प्रकार भी पूछ सकता है
कि बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि किसके पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया है बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है, तो कबीर के। आगे है कि कबीर दास में जो उलटबासियाँ और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान हैं। आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। तो क्या कहा जा रहा है कि आरंभ में रास क्या था, एक गेय छंद था जो जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय, कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे। तो ये सभी क्या थे, लोकप्रिय छंद थे ये सभी। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि ये काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्या गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य यह है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई उस मात्रा में न गुजराती को मिली और न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं, अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है, 3 श्रेणियों में। सिद्ध काव्य, जैन काव्य तथा बौद्ध जैनेतर साहित्य। मतलब जो 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, सिद्ध काव्य है, जैन काव्य है और बौद्ध जैनेतर साहित्य है। अपभ्रंश के अंतिम काल 14वीं 15वीं शताब्दी में। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अपभ्रंश का अंतिम काल क्या बताया गया, 14वीं और 15वीं शताब्दी में। तो हिंदी 14वीं 15वीं शताब्दी में हिंदी मतलब खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक ओर अवहट में लिख रहे थे और दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया किंतु उनकी वस्तु की अंतर्योजना बदल गई। ठीक है साथियों, तो बस आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की पुस्तक में पेज नंबर 26 तक पढ़ लिया है। 3 कक्षाएं हम लोगों की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह से हो चुकी हैं। आज की कक्षा तीसरी कक्षा थी। तो अब अगली कक्षा में हम लोग अपभ्रंश काव्य से पढ़ेंगे और बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो बस आज यहीं तक। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।